नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल आशीष अपडेट्स पर। आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए शिक्षा और रोजगार से जुड़ी अपडेट्स लेकर आता हूं। आज जो अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो है आरटीई से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। मध्य प्रदेश में सत्र 2025-26 के लिए आरटीई के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और हम सभी जानते हैं कि आरटीई अधिनियम जो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया था। कमज़ोर वर्ग और वंचित समूह के जो परिवार हैं उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में शिक्षा दिलवाने के लिए, वो भी सरकार के द्वारा निःशुल्क। इसी के संदर्भ में अभी एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन आज मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि पिछले वर्ष मेरे पास कई माता पिता और परिवारों की शिकायत आई थी कि हमारे फॉर्म रिजेक्ट हो गए। फॉर्म रिजेक्ट होने के कई कारण होते हैं। समय पे फॉर्म जमा ना होना, दस्तावेजों की कमी होना, सत्यापन ठीक तरीके से ना हो पाना, एडमिशन के लिए समय पर उपस्थित ना हो पाना। तो आज का जो वीडियो मैं बनाऊंगा इसमें आपको A to Z जानकारी आरटीई के एडमिशन से संबंधित प्राप्त हो जाएगी कि आप कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ से अप्लाई करेंगे, किस तारीख से किस तारीख के बीच में आपको आवेदन देना है, किस तारीख से किस तारीख के बीच में आपको सत्यापन कराना है, किन दस्तावेजों के साथ आपको आवेदन लगाना है, आपकी आयु क्या होना चाहिए बच्चे की एडमिशन के समय, और किन लोगों को इसमें पात्रता है। तो वीडियो पे बने रहिए और जानकारी का लाभ उठाइए। एक निवेदन और है, आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक तो कीजिए, शेयर कीजिए। लेकिन ये वाला वीडियो स्पेशली अगर आपके आसपास में कोई बच्चा है, कोई परिवार है जिसको आईटी के माध्यम से एडमिशन लेना है, तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो जानकारी का अभाव में अपना फॉर्म रिजेक्ट ना करवाए। सही फॉर्म भरे ताकि उसका एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में हो, उसका भविष्य अच्छे निर्माण की ओर अग्रसर। चलिए चलते हैं वीडियो पर। और सबसे पहले मैं आपको जानकारी देता हूँ कि किस प्रकार के परिवारों को इसमें पात्रता है। तो इसके अंदर वंचित समूह और कमज़ोर वर्ग के परिवारों को पात्रता है। सबसे पहले वंचित समूह की बात करें तो वंचित समूह में एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो परिवार हैं उनके बच्चों को इसमें 2025-26 के सत्र में एडमिशन की पात्रता है। इसके बाद में निशक्तजन बच्चे जो हैं, दिव्यांग बच्चे जो हैं, उनको वंचित समूह में माना गया है और उनको भी एडमिशन की पात्रता है। लेकिन शर्त यह है कि उनके पास में निशक्तता का प्रमाण पत्र शासकीय होना चाहिए, सरकारी डॉक्टर द्वारा, सरकारी अस्पताल द्वारा या फिर जिला मेडिकल बोर्ड के द्वारा पारित कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए, तब उनको इसमें एडमिशन वैलिड माना जाएगा, वो अप्लाई कर सकते हैं। एचआईवी से ग्रसित बच्चों को भी वंचित समूह माना गया है। एचआईवी एक बीमारी है, उससे ग्रसित जो बच्चे हैं उनको भी वंचित समूह माना गया है। उनके पास भी जिला मेडिकल बोर्ड, शासकीय डॉक्टर या शासकीय अस्पताल का प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवश्यक है। ठीक है। इसके बाद में वन भूमि पे जो निवास करते हैं, यानी जो आदिवासी भाई बहन हैं, उनके परिवारों को, जिनको कि शासन द्वारा पट्टा दिया गया वन भूमि पर, उनको पात्रता है कि वो इसमें, इनके परिवार के बच्चे इसमें आवेदन भर सकते हैं। ये हो गया वंचित समूह। इसके बाद एक और विमुक्त जाति जो है उसको भी वंचित समूह में रखा गया है। वंचित समूह में जो विमुक्त जाति है उनके नाम भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन कौन सी जातियों को रखा गया है। तो उन जातियों के नाम ठीक से सुन लीजिए। बंजारा, हाबुड़ा, भाटू, चंद्रबेदिया, बैरागी, कंजर, सांसी, बंछड़ा, मोघिया, कालबेलिया, भानमत, बगरी, नट, पारधी, बेदिया, कुचबंदिया, बिजोरिया, कबूतरी, संघिया, पासी, धनगर और सनेरिया, ये विमुक्त जातियों में माने गए। इनको भी वंचित समूह माना गया है। इन परिवारों के, इन जातियों के बच्चे भी 2025-26 के सत्र में आरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा कैटेगरी है वो है कमज़ोर वर्ग की। कमज़ोर में किसको माना गया है? कमज़ोर वर्ग के समूह परिवार, उनको किनको शासन ने माना है? सबसे पहला तो कि उनके पास गरीबी रेखा का राशन कार्ड होना चाहिए। जो परिवार गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं और जिनके पास राशन कार्ड है, जीवित और वैध राशन कार्ड, उनके परिवार के बच्चों को इसमें प्रवेश की पात्रता है। जीवित या वैध का मतलब, यदि आपका राशन कार्ड पुराना है तो एक बार उसकी जांच करा लीजिए कि वो चालू है या नहीं, उस पर राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको। यदि वो बंद हो गया है तो आपका एडमिशन निरस्त हो सकता है। इसकी जांच आपको करा के ही अप्लाई करना है। ठीक है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी जो कमज़ोर वर्ग के बारे में मानी गई है वो मानी गई अनाथ बच्चों की। इसमें भी दो प्रकार हैं अनाथ बच्चे। एक तो उस प्रकार के जो अनाथ आश्रम में निवास करते हैं, जिनका कोई भी नहीं है आगे पीछे, उन परिवारों के बच्चों को भी इसमें प्रमाण एडमिशन के लिए पात्रता है। लेकिन उनके पास में महिला बाल विकास के जो कार्यक्रम अधिकारी होते हैं जिले के, उनका सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। दूसरी कैटेगरी जो है वो उन बच्चों की है जो कोविड-19 की बीमारी में अनाथ हुए हों।
यानी कि जिनके माता पिता या अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 में हो गई हो, या उनके माता पिता में से किसी एक की मृत्यु कोविड-19 में हो गई हो, या पूरा परिवार जो है जो भी परिवार के संरक्षक है उनकी मृत्यु भी हो गई, कोई भी नहीं हो इनके आगे पीछे, और वो बच्चा मुख्यमंत्री कोविड बाल हितग्राही योजना, बाल कल्याण योजना का हितग्राही होना चाहिए, तो उनको पात्रता है। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली यह है कि जो कोविड-19 की मृत्यु है उसमें एक समय सीमा निर्धारित है कि इस समय से इस समय के बीच के परिवारों की मृत्यु को ही माना जाएगा। तो वो तारीख नोट कर लीजिए कि किस समय से किस समय के बीच की मृत्यु को कोविड-19 में मृत्यु माना गया है। वो तारीख है 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक। तो 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 के बीच में जिन बच्चों के अभिभावकों की, संरक्षकों की या माता पिता की मृत्यु हो गई है उनको कोविड-19 की मृत्यु माना जाएगा और वो बच्चे आरटी के एडमिशन के इस सत्र में पात्र होंगे। ठीक है। और बच्चों का यदि कोई अभिभावक नहीं है, कोई संरक्षक है, तो संरक्षक का निर्धारण जो है कलेक्टर के द्वारा गठित कमेटी करेगी, जो कोविड-19 के समय बनाई गई थी, कि वो उनका वैलिड संरक्षक है, वैध अभिभावक है। ये हो गया परिवार। अब इसके बाद आयु की पात्रता देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि हम कितने साल का जो बच्चा है इसमें एडमिशन का पात्र हो सकता है। तो प्री प्राइमरी क्लासेज जो हैं उसमें आयु का निर्धारण पहले किस तारीख तक होगा, क्योंकि एक तारीख तक एज निर्धारित की जाती है कि इस तारीख तक इतनी आयु का होना चाहिए। तो वो एज क्या है? यदि बच्चा प्री प्राइमरी का है और प्री प्राइमरी में 31 जुलाई 2025 जो तारीख है, यानी उसकी आयु की गणना 31 जुलाई 2025 तक होगी। 31 जुलाई 2025 तक उसको 6 साल का या 3 साल का होना चाहिए। वैसे ही क्लास 1 में जो कक्षा 1 में जो प्रवेश की पात्रता है उसके लिए जो तारीख निर्धारित की गई है वो है 30 सितंबर 2025। तो प्री प्राइमरी यानी कि नर्सरी, KG1, KG2 इसके लिए जो आयु की गणना होगी वो होगी 31 जुलाई 2025 तक, और जो कक्षा 1 के लिए प्रवेश होगा उसकी गणना होगी 30 सितंबर 2025 तक। ठीक है। अब आयु देख लीजिए कि आयु में आपको छूट प्राप्त होनी, तो आपको लगे कि आपके बच्चे की आयु 3 साल निर्धारित की गई है नर्सरी में और आयु आपका बच्चा 4 साल का, तो एडमिशन ले सकता है कि नहीं ले सकता, तो वो भी समझ लीजिए। नर्सरी क्लास के लिए जो न्यूनतम आयु वर्ष निर्धारित किया गया वो 3 वर्ष, यानी 3 साल का बच्चा नर्सरी के एडमिशन के लिए आरटी में आवेदन कर सकता है। लेकिन अधिकतम आयु जो इसकी है वो है 4 वर्ष और 6 माह, यानी कि यदि आपका बच्चा 4 साल का और 6 महीने का, 4.5 साल का भी हो गया है तो भी आप नर्सरी में आरटी के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से KG1 में जो न्यूनतम आयु है वो 4 वर्ष है और अधिकतम आयु जो है 5 वर्ष 6 माह, यानी 5.5 साल तक का बच्चा जो KG1 है उसमें अप्लाई कर सकता है, यदि 4 साल से ऊपर हो गया तो भी। ठीक है। KG2 में जो आयु वर्ष निर्धारित है वो है 5 साल न्यूनतम और अधिकतम जो है वो 6 वर्ष 6 माह, यानी कि 6.5 साल तक का बच्चा। ठीक है। तो मिनिमम 5 साल होगा KG सेकंड के लिए और 6.5 साल अधिकतम आयु होगी। इन दो के बीच के आयु का बच्चा 30 सितंबर 2025 तक उसकी आयु जो है 6 वर्ष 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए इन क्लास में एडमिशन लेना अधिकतम आयु में। ठीक है। उसके बाद कक्षा 1 का जो बच्चा उसकी आयु 6 वर्ष निर्धारित है कि 6 वर्ष का बच्चा कक्षा 1 की आयु में एडमिशन लेगा, उसकी पात्रता होगी। अधिकतम जो इसकी आयु होगी वो 7 वर्ष 6 माह, यानी कि अगर बच्चा आवेदन के लिए फॉर्म डाल रहा है कक्षा 1 में तो 30 सितंबर 2025 को उसकी आयु 7 साल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ये आयु सीमा निर्धारित की गई इसके लिए। इसके बाद दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, तो वंचित समूह जो है मुख्य तो दस्तावेज इन्हीं के आधार पर आपका सत्यापन होगा। तो वंचित समूह के जो परिवार है उनके लिए अनुसूचित जाति जनजाति इनका जो प्रमाण पत्र है वो लगेगा, शासन द्वारा जो पारित होगा। जाति का कोई जो मुखिया होता है, जो आपकी कास्ट है, कास्ट में जो कई समाज है, समाज के जो मुखिया होते हैं उनका प्रमाण पत्र नहीं, जो शासन द्वारा जारी किया हुआ प्रमाण पत्र होगा, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो मान्य होगा। ठीक है। या फिर आपके राशन कार्ड में आपकी जाति का उल्लेख हो, शासकीय दस्तावेज है वो भी मान्य होगा। यदि आपके पास मान लीजिए जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो कोई ऐसा दस्तावेज शासन द्वारा दिया गया या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया जिसके ऊपर आपकी जाति मेंशन हो, अनुसूचित जाति जनजाति मेंशन या विमुक्त जाति जो भी मैंने वंचित समूह की बताई हैं वो मेंशन हो। यदि बच्चा निःशक्त है तो मेडिकल बोर्ड वाला सर्टिफिकेट या शासकीय अस्पताल का सर्टिफिकेट निःशक्तता का या HIV का लगेगा, बोर्ड ऑफिस। ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है। और ये जो जाति प्रमाण पत्र है ये इनका अगर नहीं भी है तो शासकीय दस्तावेज मैंने बताया कोई भी मान्य होगा, प्रारंभिक दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। मान लीजिए ये भी नहीं है तो यदि बच्चे का कोई भाई बहन है, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, उसका कोई जाति प्रमाण पत्र बना है तो वो भी मान्य होगा प्रारंभिक दस्तावेज के रूप में। ठीक है। यदि आप सिंगल परिवार में नहीं रहते हैं, मान लीजिए आपकी एक्सटेंडेड फैमिली संयुक्त परिवार है,
ठीक, दादा दादी, बहुत बड़ा परिवार, चाचा चाची सब रहते हैं, तो उसमें जो परिवार का मुखिया है फिर उसके दस्तावेज मान्य होंगे। उसके पास जाति प्रमाण पत्र होगा तो वो मान्य होगा वंचित समूह के लिए, या कोई शासकीय दस्तावेज ऐसा होगा जिसके ऊपर अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त जाति लिखा होगा, वो मान्य होगा। ठीक है, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि मान लीजिए आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी शासकीय दस्तावेज जिसके ऊपर आपकी जाति मेंशन होगी वो मान्य होगा। अगर आपका नहीं है तो आपके परिवार के मुखिया का मान्य होगा। यदि आपके परिवार में किसी बड़े भाई बहन का बना है तो उसका भी मान्य होगा। संयुक्त परिवार की दशा में मुखिया का मान्य होगा, ध्यान रखिएगा। एकल परिवार है, सिंगल फैमिली में मुखिया का मान्य नहीं होगा, क्योंकि पति पत्नी और उसके बच्चे ही परिवार माने जाते हैं। उनमें उनका सर्टिफिकेट आवश्यक है या कोई शासकीय दस्तावेज आवश्यक है। यदि नहीं है, संयुक्त परिवार है, तो फिर मुखिया का मान्य होगा। ठीक है, जो वनवासी जो हैं, जो आदिवासी परिवार जो वंचित समूह में आते हैं, उनके लिए 1 ग्राम का पट्टा चाहिए या वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत जारी अधिकार प्रवेश पत्र जो शासन द्वारा जारी किया जाता है, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, वो होना आवश्यक है, ये वंचित समूह में। ठीक है, अब कमजोर वर्ग के लिए, तो कमजोर वर्ग के लिए सबसे पहली कंडीशन तो जीवित वैध बीपीएल कार्ड का होना आवश्यक है। तो कार्ड की जांच करा लीजिए, वो चालू है या नहीं है, बंद है या नहीं, अप्लाई करने से पहले ये बिल्कुल होना ही चाहिए आपके पास। उसके बाद बीपीएल कार्ड जिस जिले का होगा उसी जिले में आप आवेदन कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, आप किसी अन्य जिले में आवेदन नहीं कर पाएंगे। जिस जिले का आपका कार्ड बना होगा, और सत्यापन में भी यही जांच की जाएगी, उस जिले का आपको उसी जिले में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और अनाथ बच्चे जो आ रहे हैं कमजोर वर्ग परिवार के समूह में, उसमें जो महिला बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं उनके द्वारा जारी सर्टिफिकेट मान्य होगा एडमिशन के समय। ठीक है, अब निवास के क्या क्या प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेंगे वो भी आप समझ लीजिए कि निवास के प्रमाण पत्र में कौन कौन से मान्य हो सकता है आपके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र ना हो तो कौन कौन से मान्य होंगे। तो निवास के प्रमाण पत्र में सबसे पहले तो मूल निवासी सक्षम अधिकारी द्वारा, आप सभी को पता है वही होता है मूल निवासी प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होता है, वो मान्य होगा। यदि वो नहीं है तो किसी अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा कोई निवास प्रमाण पत्र आपके लिए जारी किया गया हो। यदि वो भी नहीं है तो मतदाता परिचय पत्र, मतदाता परिचय पत्र भी नहीं है तो राशन कार्ड, पात्रता पर्ची या समग्र आईडी की जो पर्ची है, ये तीनों आपके परिवार के निवास के लिए मान्य होंगे। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक भी मान्य हो जाएगा। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो मनरेगा का जॉब कार्ड जो है वो आपके निवास के पते में मान्य होगा, निवास के प्रमाण पत्र के रूप में मान्य किया जाएगा एडमिशन के समय, और जो अधिकारी सत्यापन करें उसके समय। ये भी नहीं है तो आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, पानी का बिल, संपत्ति कर, ये सभी शासन की रसीदें हैं, शासन के प्रमाण पत्र हैं, शासन के लाइसेंस हैं। इनमें से कोई भी आपके पास उपलब्ध हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, बिजली का बिल हो, पानी का संपत्ति कर, ये सभी मान्य होंगे निवास के प्रमाण पत्र के रूप में। ठीक है, उसके बाद अगर ये भी नहीं है तो कोई भी शासकीय दस्तावेज जिसके ऊपर आपका पता अंकित हो, शासन का दस्तावेज होना चाहिए, सरकारी ऑफिस का दस्तावेज होना चाहिए, वो भी मान्य होगा। और यदि आप संयुक्त परिवार में हैं तो मुखिया के ये सारे दस्तावेज मान्य होंगे। जो भी आपके परिवार के मुखिया होंगे उनके ये सारे दस्तावेज मान्य करना पड़ेंगे एडमिशन के समय। ठीक है, जन्म तिथि के लिए बच्चे की जो है आप कौन कौन से दस्तावेज लगाएंगे, क्योंकि वो भी माने जाएंगे, तभी तो आपके आयु का निर्धारण होगा। इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न है। जन्म प्रमाण पत्र आपके पास यदि मौजूद है, शासन द्वारा, नगर निगम द्वारा दिया हुआ, तो आप उसको लगाइए, वो मान्य होगा। नगर पंचायत द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा जो भी जन्म प्रमाण पत्र शासन द्वारा इशू होगा वो मान्य होगा। ठीक है, अगर ये नहीं है तो अस्पताल का रिकॉर्ड, रजिस्टर रिकॉर्ड, उसकी आप प्रमाणित कॉपी निकलवा लीजिए, वो मान्य होगा। नर्स का जो रिकॉर्ड है, प्रमाणित रजिस्टर जो अस्पताल में मेंटेन किया हुआ, वो मान्य होगा। यदि वो भी नहीं है तो आंगनबाड़ी का रिकॉर्ड जो है वो भी मान्य होगा जन्म प्रमाण के रूप में बच्चे के। आंगनबाड़ी का रिकॉर्ड भी आपके पास नहीं है तो फिर आपके पास एक अंतिम विकल्प ये बनता है कि आप आयु का, बच्चे की आयु का माता पिता स्वयं का एक घोषणा पत्र शपथ पत्र पर लिख कर दें, और उस शपथ पत्र के अनुसार किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि यानी कि पार्षद, विधायक, सांसद के द्वारा लिखित एक प्रमाण पत्र, और साथ में उसके आधार पर अगले 6 महीने में जन्म प्रमाण पत्र किसी शासकीय निकाय से बनवाकर 6 महीने में एडमिशन की दिनांक से 6 महीने के अंदर प्रस्तुत करें तो एडमिशन मान्य होगा, अन्यथा एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा। इतनी सारी सुविधाएं आपके लिए दी गई हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। आयु क्या रहेगी, प्रमाण पत्र निवास के कौन से लगेंगे, जन्म प्रमाण पत्र में कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे, इसमें से किसी भी प्रकार की कोई कमी होती है तो आप ये विकल्प जो है इनको प्रयोग करके आप ठीक से अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। अब आप फॉर्म जमा करने कहाँ जाएंगे, तो आप स्वयं भी जमा कर सकते हैं, जो वेबसाइट है आरटीई की उसके ऊपर जाके, और यदि वो नहीं है तो आप एमपी ऑनलाइन के माध्यम से, जो कि हर जिले में हर जगह मौजूद है, उनके माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है,
अगर आपको कोई भोपाल ज़िले में समस्या आ रही है तो मैं MP ऑनलाइन का पता दूंगा। DIG बंगला चौराहा, BT कॉलेज, PGBT कॉलेज रोड पर, विराज MP ऑनलाइन सॉल्यूशन, डगलस स्कूल के सामने। अभिषेक साहू जी का है। आप यहाँ पर जाकर अपना फॉर्म आसानी से भर सकते हैं, वो आपकी पूरी सहायता करें। अब उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि हमारे पास तारीख कब तक है, हम कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आवेदन की जो तारीख है दोस्तों वो 7/5/2025 यानी कल से शुरू हो गई है। 7 तारीख से आवेदन लेना शुरू हो गए, तो 7/5/2025 से अंतिम तिथि जो है वो 21/5/2025 तक है। तो आप 7 तारीख से 21/5/2025 तक ही अपने आवेदन बच्चों के लिए जमा कर पाएंगे, उसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। इसी बीच में आपको सत्यापन कराना है। तो सत्यापन जो है वो 7 तारीख से, जैसे आपने फॉर्म जमा किया और आपने सही डिटेल भरा, आप उसको बार बार चेक करिए, उसके बाद ही फॉर्म लॉक करिए। वहाँ पर लॉक करने के बाद जो आप लेके उसको सत्यापन के लिए जाएंगे प्रिंट कराकर, तो वो 7 तारीख से लेकर वो 23 तारीख तक सत्यापन होगा। यानी 21 तारीख को एडमिशन क्लोज होंगे, फॉर्म क्लोज होंगे, उसके 2 दिन बाद और तक 23 तारीख तक सत्यापन होगा। ठीक है। उसके बाद में जो रैंडम लॉटरी से स्कूल का आवंटन होगा और आप लोगों को SMS के द्वारा सूचना मिलेगी, वो मिलेगी 29/5/2025 तक। 29/5/2025 तक, 23 के बाद कभी भी सूचना आ सकती है लॉटरी में सेक्शन कि आपको इस स्कूल का आवंटन हो गया है, और SMS से आपको सूचना हो जाएगी। फिर आपको अपने सारे दस्तावेज लेके और मूल दस्तावेज लेके स्कूल में उपस्थित होना जहाँ का आपको SMS आया है, और वो रिपोर्टिंग टाइम आपका जो रहेगा वो 2/6/2025 यानी 2 जून 2025 से 10 जून 2025 के बीच का रहेगा। इस बीच में आपको स्कूल में संपर्क करके अपना एडमिशन डॉक्यूमेंट जमा करके वेरीफाई करा के एडमिशन क्लोज करना है। उसके बाद से फिर स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो ऑनलाइन पोर्टल पे बच्चे का रिकॉर्ड चढ़ा के आपका एडमिशन क्लियर करे, और इस तरीके से आपका RT में एडमिशन विधिवत हो जाएगा बिना किसी समस्या के। अगर RT में फिर भी आपको एडमिशन में कोई समस्या आती है तो आपके पास अभी समय है, मेरे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ लीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। कोई और समस्या आएगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ऑनलाइन एड्रेस का, जो मैंने अभी MP ऑनलाइन का पता बताया, उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर भी डाल दूंगा, ताकि आपको उसमें भी कोई समस्या नहीं आए। ठीक है। भोपाल ज़िले के लिए वो काम करेंगे, भोपाल ज़िले के लिए उनकी पूरी सहायता लीजिए, बाकी अपने अपने ज़िले में संपर्क करिए। और ध्यान रखिए, यदि आप MP ऑनलाइन नहीं जाना चाहते तो आप स्वयं भी आवेदन डाल सकते हैं। आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, आप बच्चे की डिटेल ठीक से अपलोड कर सकते हैं, तो आप स्वयं भी उस RT की साइट पर जाकर अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी जानकारी के साथ यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको जानकारी उपयोगी लगेगी। किसी प्रकार की कोई शंका कोई हो तो आप सवाल अवश्य पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।